हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका राव सर एकेडमी में। मैं भावना आज फिर से आपकी हिंदी की क्लास में उपस्थित हुई हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में हमने आपको लिपि और देवनागरी के बारे में बताना था, तो आज का हमारा विषय है वर्णमाला। उससे पहले हम आपको लिपि और देवनागरी के बारे में बताएंगे। आज का विषय हमारा है वर्णमाला। तो उससे पहले हम आपको लिपि के बारे में बताएंगे। लिपि तो लिपि की जो परिभाषा है उसको हम सबसे पहले देखेंगे। लिपि क्या है? लिपि को हम अगर सामान्य शब्दों में बोले तो लिपि का अर्थ है ध्वनियाँ। जो हमारी वाणी से ध्वनि निकलती है उसको लिपि कहते हैं। ठीक है, तो लिपि का अर्थ है ध्वनियाँ। तो देखिए, जैसे उदाहरण मैं आपको देती हूँ, अगर कोई मनुष्य हमसे हमारे निकट है और वो हमारी ध्वनि सुन पा रहा है तो उससे हमारा जो ध्वनि का आदान प्रदान हो रहा है। अगर कोई मनुष्य हमसे इतना निकट है कि वो हमारी ध्वनि सुन रहा है तो इसका मतलब है कि हमारी ध्वनि का उससे आदान प्रदान हो रहा है। और यदि कोई हमसे मीलों दूर है और उस तक हमारी ध्वनि नहीं पहुंच पा रही है तो उसके लिए क्या बने हैं? ध्वनि चिन्ह। उसके लिए क्या बने हैं? ध्वनि चिन्ह। उसके लिए बने हैं ध्वनि चिन्ह। उन ध्वनि चिन्हों की सहायता से हमारे विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। उसको हम क्या उन्हीं ध्वनि चिन्हों को हम क्या बोलेंगे? लिपि। देखिए, मैंने आपको बहुत ही सरल भाषा में आपको समझा दिया है। जो लिपि है उसका अर्थ है ध्वनि। यदि कोई मनुष्य हमसे इतने पास है, यदि कोई मनुष्य हमसे इतना निकट है कि हमारी ध्वनि उस तक पहुंच रही है तो इसका मतलब है जो हमारे विचार हैं उनका आदान प्रदान हो रहा है। और यदि कोई मनुष्य हमसे मीलों दूर है और उस तक हमारी ध्वनि नहीं पहुंच पा रही है तो इसका मतलब है कि हमारे विचारों का उस तक आदान प्रदान नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हमने एक ध्वनि चिन्ह बनाए हैं। उसके लिए जैसे कोई हमसे बहुत दूर होता है, हम उसको मैसेज करते हैं, मैसेज में लिखते हैं, जो भी लिखते हैं वही ध्वनि चिन्ह। उन्हीं ध्वनि चिन्हों को हम क्या बोलेंगे? लिपि। उन्हीं ध्वनि चिन्हों को हम क्या बोलते हैं? लिपि। ठीक होगी, आपको समझ में आ गया होगा लिपि की परिभाषा। जो लिपि है, यदि हम किसी से इतने पास हैं कि हमारी जो ध्वनि है उस तक पहुंच रही है और इसका मतलब है कि हमारे विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। यदि कोई मनुष्य हमसे मीलों दूर है और वो हमारी ध्वनि नहीं सुन पा रहा है तो उसके लिए कुछ ध्वनि चिन्ह बनाए गए हैं। उन्हीं ध्वनि चिन्हों को हम क्या बोलेंगे? लिपि। ध्वनि चिन्ह बनाए गए हैं, उनको क्या बोलेंगे? लिपि। उन्हीं ध्वनि चिन्ह को क्या बोलते हैं? लिपि। ठीक हो गया। तो लिपि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही सामान्य भाषा में आपको लिपि की परिभाषा बता दी है। उसके बाद है हमारा देवनागरी। देवनागरी लिपि। तो चलिए देखिए, हमारे देश में बहुत सी भाषाएं बोली जाती है
और लिखी भी जाती हैं। उनमें से जैसे कि बंगला, मराठी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम। तो इसमें हमारी राष्ट्रीय भाषा है वो क्या है? लिपि। लिपि यानी कि देवनागरी। हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है उसको क्या बोलते हैं? देवनागरी। हमारी जो राष्ट्रभाषा है वो क्या है? देवनागरी। तो इसमें देखिए, इसे जो हिंदी भाषा है उसकी जो वर्णमाला है वह लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, उसका नाम क्या है? देवनागरी। देवनागरी का जो सामान्य परिभाषा है वो क्या है? जो हमारी हिंदी भाषा की वर्णमाला है उसको उसको हम लिपि में लिखते हैं, उसी को देवनागरी कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। देवनागरी क्या है? जो हमारी हिंदी की वर्णमाला है उसको लिपि में लिखा जाता है, उसका नाम क्या है? देवनागरी लिपि। तो चलिए, उसके बाद आज का जो हमारा विषय है वह है वर्णमाला। जो आज का हमारा विषय है उसको वो क्या है? वर्णमाला। ठीक है, तो वर्णमाला में देखिए, जो वर्ण है देखिए, जो हमारा वर्ण है, वर्ण, अक्षर, शब्द और पदबंध और उपवाक्यों से क्या बनता है? पूर्ण वाक्य। ठीक है, तो अब देखेंगे वर्ण। तो वर्ण किसे कहते हैं? जिन्हें हम तोड़ नहीं सकते हैं, जिन्हें हम तोड़ नहीं सकते हैं, या जिनके हम दो हिस्से नहीं कर सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं? वर्ण। जैसे कि और गो। ठीक है, क, ख और गो। देखिए, जो वर्ण है जिन्हें हम तोड़ नहीं सकते या जिनके हम दो हिस्से नहीं कर सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं? वर्ण। उसके बाद है देखिए अक्षर। अक्षर देखिए, दो दो अक्षर से, जैसे क, जिन्हें हम तोड़ सकते हैं। क, उच्चारण से पता चल रहा है क, उच्चारण से आपको जैसे उच्चारण से सुनाई दे रहा है क, लास्ट में क्या आ रहा है? ओ। इसको हम तोड़ सकते हैं। जिन्हें हम तोड़ सकते हैं
बहुत ही सरल सी परिभाषा अब मैंने आपको बताई है, बहुत ही आसान से आपको समझ में आ जाएगा। क प्लस ओ, ख, ख प्लस ओ, ख, उच्चारण से पता चल रहा है आपको, ख, ख, लास्ट में ओ आ रहा है जिसने हम तोड़ सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं, अक्षर। उसके बाद है शब्द। शब्द, शब्द देखिए, दो अक्षर से शब्द का निर्माण होता है। दो अक्षर से शब्द बनता है। जैसे कि ज और ल मिलके क्या बनेगा, जल। उदाहरण जैसे कि ज और ल मिलके बनेगा जल। हल, ये हमारे अक्षर हैं। ज और ल हमारे अक्षर है, इनसे क्या बना हमारा शब्द, जल। ह और ल अक्षर मिलके क्या बनेगा, हल अक्षर, शब्द बनता है। दो अक्षरों से शब्द बनता है, ठीक है। उसके बाद है आपका पदबंध। तो वर्ण और अक्षर और शब्द आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आएगा पदबंध। तो पदबंध क्या है, इसको देखिए। शब्द के साथ कारक का प्रयोग करने से पदबंध का निर्माण होता है। जो शब्द के साथ कारक मिलता है, जब शब्द के साथ हम कारक का प्रयोग करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, पदबंध। जैसे कि मैंने जैसे के बाद की लगाया, वैसे ही मौसम की, मौसम का, हम जैसे शब्द के साथ हमने कारक का प्रयोग किया है, का, की, तो उनको क्या बोलेंगे, पदबंध। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं बहुत ही सामान्य परिभाषा आपको बता रही हूँ जो कि आपको आसानी से याद हो जाएगा। देखिए पदबंध, आपको पदबंध मैंने आपको समझा दिया। शब्द के साथ अगर हम कारक का प्रयोग करेंगे तो उसको पदबंध कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में मैं आपको बता रही हूँ, मौसम का, मौसम की, मौसम में, तो ये हमारे कारक है और ये हमारा शब्द हो गया। तो शब्द के साथ हमने कारक का प्रयोग किया तो इसको हम क्या बोलेंगे, पदबंध। उसके बाद है आपका उपवाक्य। उसके बाद है आपका उपवाक्य। उपवाक्य देखिए, उपवाक्य में देखिए, इसमें हमेशा, उपवाक्य में हमेशा दो शब्द बनते हैं। जैसे कि उसके आने से पहले गाड़ी छूट चुकी है, उसके आने से पहले गाड़ी छूट चुकी है या छूट चुकी थी। इसमें हमेशा दो वाक्यों का निर्माण होगा।
वाक्य बनेंगे। जैसे कि मैं आपको एक बता देती हूँ। तो देखिए, जो उपवाक्य है इसमें हमेशा दो वाक्य बनते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, उसके आने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। उसके आने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। तो ये हमारा पहला वाक्य है और ये हमारा सेकंड वाक्य है। दो वाक्य बनेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। उपवाक्य के बाद हमारा पूर्ण वाक्य बन जाता है। तो मैंने आपको वर्ण में आपको ये चीज़ें बता दी हैं। उसके बाद है वर्ण की परिभाषा। देखिए, वर्ण क्या है? भाषा की सबसे लघुतम व सार्थक इकाई वर्ण कहलाती है। जो वर्ण है वो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है और सार्थक इकाई होती है, उसको क्या बोलते हैं? वर्ण। देखिए, वर्ण वह ध्वनियाँ है जो व्यवस्थित होती है और इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। जो वर्ण है वह एक ऐसी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। तो वर्ण क्या है? भाषा की सबसे लघुतम एवं सार्थक इकाई। देखो, आसान सी परिभाषा मैंने आपको बता दी है। जो वर्ण है वो भाषा की सबसे लघुतम एवं सार्थक इकाई वर्ण कहलाती है। नोट कर लीजिए। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो वर्णों के व्यवस्थित समूह हैं उनको क्या बोलते हैं? वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं? वर्णमाला। ठीक हो गया। उसके बाद देखिए, वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो। वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो, स्वर व व्यंजन। नंबर 1 है स्वर व्यंजन, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। वर्ण के कितने भेद होते हैं? स्वर और व्यंजन। दो भेद होते हैं, स्वर है व्यंजन। उसके बाद देखिए, स्वर की क्या परिभाषा है? स्वर किसको कहते हैं? देखिए, जिन वर्णों को उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें क्या कहते हैं? स्वर। जो वर्ण किसी अन्य वर्णों की सहायता के बिना बोले जाते हैं या लिखे जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? स्वर, ठीक है।
जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य किसी वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उनको क्या बोलते हैं? स्वर। सहायता नहीं लेनी पड़ती है उनको क्या बोलते हैं? वर्ण, स्वर। ठीक हो गया, समझ में आ गया आपको? जो स्वर है वह जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उनको क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। ठीक है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण भी स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। बताइए स्वर की संख्या कितनी होती है? स्वर कितने होते हैं? सभी को पता होगा। कुल स्वर की संख्या कितनी होती है? 13। इसमें से जो मूल स्वर हैं वो 11 होते हैं। कुल स्वर की संख्या 13 होती है। इसमें से जो मूल स्वर है उनकी संख्या कितनी होती है? 11। ठीक है, फर्स्ट क्लास से ही ये सब पढ़ाया जाता है। तो देखिए जो स्वर हैं सभी को पता होगा। 11 स्वर कौन कौन से हैं? ठीक है, जो 11 स्वर हैं मूल वो क्या है? ये हैं। ठीक है, उसके बाद जो 2 स्वर हैं अंक और अ, इसको बोलेंगे अनुस्वार या चंद्र बिंदु भी कहते हैं। ठीक है, चंद्र बिंदु। ठीक है, उसके बाद जो अ है उसको बोलेंगे विसर्ग। विसर्ग। बहुत बार आता है कि मूल स्वर की संख्या सब वही लिखते हैं कि 13 होती है मूल स्वर। मूल स्वर 13 नहीं, मूल स्वर 11 होते हैं। ठीक है, उसमें से 2 जो अंक और अ है वह आपके अनुस्वार और विसर्ग में आ जाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद देखिए स्वर के भेद। स्वर के भेद बताइए, स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4। सॉरी, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, लुप्त स्वर और आगम स्वर। ठीक है, स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के 4 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और आगम स्वर। तो देखिए ह्रस्व स्वर, उसमें सबसे पहले क्या आएगा? ह्रस्व स्वर। तो सबसे पहले आपका आएगा ह्रस्व स्वर। तो देखिए सबसे पहले आएगा आपका ह्रस्व स्वर। इसमें देखिए जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगे और एक मात्रा हो उसे क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर। जिसके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, जिसके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है या फिर जिसमें कोई मात्रा नहीं आती है उसको क्या बोलेंगे? ह्रस्व स्वर। ठीक है,
इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। अभी आपको बताए मूल स्वर। जिनके उच्चारण में कम समय लगता है और जिनमें एक मात्रा होती है उनको क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर। इनको मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिखती हूँ, आप समझ लीजिए। जैसे अ, ई, उ और री, जिसमें एक ही मात्रा होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए नंबर 2 दीर्घ स्वर। देखिए दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। जो ह्रस्व स्वर है उससे जिसके उच्चारण में अधिक समय लगता है उनको क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर। अधिक समय लगता है उनको क्या बोलेंगे? दीर्घ स्वर। 2 मात्राएं आती हैं और इसमें क्या आती हैं? 2 मात्राएं। इनको क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर। जैसे आ, बड़ी, बड़ा ओ और औ। इसमें क्या आते हैं? 2 मात्रा आते हैं। तो जो ह्रस्व स्वर है उसमें उसके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है और उसमें एक मात्रा आती है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? ह्रस्व स्वर। और इन्हें क्या बोलते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं। बहुत बार पेपर में आता है कि मूल स्वर क्या होते हैं, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ह्रस्व स्वर ही मूल स्वर होते हैं। ठीक है, उसके बाद है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में देखिए, दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। इसमें 2 मात्राएं आती है। जैसे इसमें अ, ई, उ आए थे, तो दीर्घ स्वर में आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ओ और औ आएंगे। उसके बाद देखिए तीसरा। देखिए तीसरा क्या है? लुप्त स्वर। इसमें देखिए जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है और इसमें क्या होती है? 3 मात्रा होती हैं। इसको क्या बोलेंगे? लुप्त स्वर। जिसमें दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है और इसमें 3 मात्रा होती है। तीन मात्रा होती है, तो इसको क्या बोलेंगे? प्लुप्त स्वर। इसका प्रयोग संस्कृत में होता है। जो प्लुप्त स्वर है उनका प्रयोग किसमें होता है? संस्कृत में होता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूँ, ओम, ऊ। पहले इसको समझ लीजिए। इसमें आपका आएगा ओम। ठीक है, तो ये आपका संस्कृत में इसका प्रयोग होता है। ओम। ठीक है, उसके बाद देखिए आगम स्वर। नंबर 4 क्या है आपका? आगम स्वर। सरल सी परिभाषा मैं आपको बता रही हूँ, आप नोट कर लीजिए। आगम स्वर। आगम स्वर देखिए ऐसा स्वर जो अंग्रेजी से आया है। यह क्या है? आगम स्वर क्या है? अंग्रेजी से आया है। इसे जो ऐसे स्वर जो अंग्रेजी से आते हैं इनको क्या बोलते हैं? आगम स्वर। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता रही हूँ, डॉक्टर और कापी, हॉस्टल, तो इनको क्या बोलेंगे? आगम स्वर। तो स्वर मैंने आपको बता दिए हैं, आपको समझ में आ गया होगा। स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के 4 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, लुप्त स्वर और आगम स्वर। ठीक है,
उसके बाद देखिए व्यंजन। व्यंजन देखिए, व्यंजन किसे कहते हैं? स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। तो इसकी जो परिभाषा है वो क्या है? स्वर की सहायता से। व्यंजन का जो प्रयोग है वो हम बिना स्वर के नहीं बोले जाते हैं। व्यंजन बिना स्वर की सहायता से व्यंजन नहीं बोले जाते हैं। तो देखिए बिल्कुल बहुत ही सरल से मैंने इसकी परिभाषा आपको बताई है। व्यंजन किसे बोलते हैं? स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। और प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में और स्वर छिपा रहता है। जो प्रत्येक व्यंजन होता है, सारे जितने भी व्यंजन है उसमें अ छिपा रहता है। ठीक है, अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। जो मूल व्यंजन है, मूल व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33। मूल व्यंजन कितने होते हैं? 33। ठीक है, तो देखिए व्यंजन के भेद। तो सबसे वन में आएगा वो वाला सो आएगा स्पर्श व्यंजन। ठीक है, नंबर 1 में आपका है स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय ध्वनि मुख विवर्ण से निकलकर विभिन्न अंगों जैसे कुंड, तालु, ओष्ठ व दंत आदि से स्पर्श करके निकले, वह क्या कहलाती है? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? 25। तो देखिए और अंगों, तो ये क्या, ये किससे निकलते हैं? हमारे कंठ से। कंठ से। ठीक है, हमारे निकलते हैं तालु से। उसके बाद है इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत बार आता है। ये हमारा निकलता है दंत से। ठीक है, ओष्ठ से। ये हमारा निकलता है ओष्ठ से। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ये बहुत ही आसान सा, मैंने आसान सी परिभाषा आपको दी है। देखिए नंबर 2 में आएगा आपका व्यंजन के भेद में अंत स्तर व्यंजन। नंबर 2 आपका आएगा व्यंजन। ठीक है, तो चलिए आज मैं यहीं पर अपनी क्लास समाप्त करती हूँ। तो कल फिर देखेंगे व्यंजन के भेद में सेकंड वाला जो अंत स्तर व्यंजन है उसको। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाइए। और ज़्यादा से हम बड़ी मेहनत से इस वीडियो बनाते हैं,
तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक करें। ओके।